वक्त मुलाकात ज़ेर बहस है, दूसरी तरफ टेलीफोनिक राब्ते भी हो रहे हैं और रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान भी राब्ता हुआ है। और पुतिन ने यह भी बताया कि ईरान ने रूस से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त नहीं की। आपने कहा कि अगर ईरान पाकिस्तान से मदद चाहेगा तो मुश्किल, पाकिस्तान एक टफ सिचुएशन में होगा। मीनवाइल ये मुलाकात और ईरान जंग में रशिया और चाइना का किरदार, कीपिंग पाकिस्तान इन व्यू एज वेल, आप डायसेक्ट कैसे करते हैं सिचुएशन को? जी, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है फॉर एवरीवन, पाकिस्तान के लिए स्पेशली। देखिए, जब ये मुलाकात हो रही है, अब मुझे नहीं पता टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तानियों ने चाइनीज को इन कॉन्फिडेंस लिया है कि नहीं लिया। मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि लिया होगा, कि हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मिलें एंड वी आर कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड, और हम ये इश्यूज खड़ा करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो जो भी बातें वहाँ हुई हैं, दे वुड बी वेल एडवाइज्ड टू कन्वे ऑल दैट टू द चाइनीज। इस वक्त आप बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़े, इस तरफ चाइना की आप हेल्प ले रहे हैं फॉर योर सिक्योरिटी एंड फॉर योर डिफेंस, उस तरफ आप अमेरिका की हेल्प ले रहे हैं फॉर योर रिसोर्सेज, फॉर योर इकोनॉमिक वेलबींग। तो यू आर डिपेंडेंट ऑन बोथ। और अगर आपसे गलती होगी ना, एक टिल्ट इधर चली गई या उधर चली गई, तो यू विल लूज द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द अदर। और स्पेशली जब अमेरिका और चाइना जो है, दे आर not just competing, they are in confrontation at some level or the other. तो मैं ये समझता हूँ कि this is a very dangerous situation, sensitive and dangerous, and it will depend on आप कैसे ये समुंदर जो है, इसके जो तूफान इसमें जो खड़ा हो रहा है, इसको कैसे आप ट्रेवर्स करेंगे। बड़ी सटलिटी रिक्वायर होगी, बैलेंसिंग एक्ट्स रिक्वायर होंगे, कॉन्फिडेंसेस लेने की जरूरत पड़ेगी, और बड़ा तरीके के साथ डिप्लोमेटिकली आपको स्टीयर करना पड़ेगा। यू डोंट वांट टू antagonize Iran. You don't want to antagonize China. You don't want to antagonize America. America wants some support from you. China does not want you to tilt over towards America. And Iran wants as much support as it can get from you. अभी आपने देखा नहीं, ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आपकी तारीफें हो रही थी। जी, शुक्रिया तो पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है, इजराइल के अंदर उसको कैसे देखा जा रहा था, या अमेरिकन व्हाइट हाउस में उसको कैसे देखा जा रहा था? So, you know, these are all things that you have to be very careful about. So I think keeping the Chinese informed, in confidence, and keeping the Americans a little bit at arm's way without sort of pushing them away will require a lot of dexterity. अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का तो जो मंतकी हल वो यही दिखाई देता है कि किसी तरह से जंगबंदी हो जाए। सिट साहब, तबसरे ये भी आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरा इरादा रखते थे कि वो इसराइल का साथ देंगे और जंग में कूद जाएंगे, लेकिन इस मुलाकात ने थोड़ा डाइवर्ट किया या उन्हें सोचने पे मजबूर किया, जिसके बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर की भी तरदीद कर दी। डू यू थिंक कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा कोई मशवरा दिया गया होगा या ऐसी कोई बात की गई होगी? मीनवाइल जो फ्रांस का, बरतानिया का इस सिलसिले में किरदार है, जर्मनी का इस सिलसिले में किरदार है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? किस तरह से बादल डिफ्यूज हो सकते हैं सिचुएशन के कि जंगबंदी की तरफ बात जाए? एक दो दिन में आप समझते हैं कि कोई फैसला कौन पेशरफ्त होगी? देखिए, ईरान का कहना है कि अगर वो मीटिंग हो जाती ट्रंप के साथ तो शायद वो अग्री कर जाते हैं ना फॉर्मूला दैट सेटिस्फाइड बोथ, मगर वो मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद इजराइल ने सबटाज कर दिया उसको एक दिन पहले। और डोनाल्ड ट्रंप को पता था, उससे सपोर्ट किया। अभी भी सिचुएशन उसी किस्म की है। डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, पुश कर रहा है राइट टिल द एंड कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। फिर भी नहीं, अभी आया नहीं, मगर कह रहा है हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उधर से कह रहा है यूरोपियंस को, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी कहा होगा कि आप उनको समझाएं, टाइम अभी भी थोड़ा सा रह गया है कि जो हम कहते हैं वो कंसीड कर दें, नहीं तो फिर वी विल गो फॉर वॉर। और इसीलिए यूरोपियंस भी डेस्परेट हो गए, वो भी नहीं चाहते, नोबडी वांट्स वॉर। ट्रंप की अपनी कंस्टिट्यूंसी जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, वो भी नहीं चाहती वॉर हो। ट्रंप खुद नहीं चाहता, मगर एट द सेम टाइम ट्रंप जो है वो चाहता है जो कुछ भी हो वो ऐसे लगे कि ट्रंप की कामयाबी है, ट्रंप की सक्सेस है, नॉट इजराइल सक्सेस और ईरानियन सक्सेस। तो इस कश्मकश में डिप्लोमेसी भी एक तरफ चल रही है, वॉर भी चल रहा है, और फर्दर अमेरिकन इंटरवेंशन की भी बात हो रही है। वो लेके आ रहा है राइट टू द ब्रेक। अब ये जो सारे जहाज भेज दिए हैं और ऑयल टैंकर्स भेज दिए, जाहिर है कि अगर ये ना भेजता तो शायद इतनी बड़ी थ्रेट ना होती। वो भेज दिए उसने, दे आर ऑन स्टैंड बाय। किसी वक्त वो बटन दबाएगा और द B2s और द बंकर बस्टर्स, या उससे पहले एक और राउंड इजरायली से करवा दे,
to put more pressure on Iran and so on. रहबर आला को तो टारगेट मैं कर समझता सकते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए सेठी साहब? यस, बिल्कुल कर सकता है। ये तो अब मेरा ख्याल है ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को भी कहा हो कि यूज योर गुड एफर्ट्स टू परसुएड द इरानियंस कि हमारे साथ पंगा ना ले, ओके जो हम कहते हैं बात मान जाए, नहीं तो फिर आई विल हैव टू कम इनटू द वॉर। तो ये बातें चलती रहती है। अब क्या पाकिस्तान विल एंड अप प्लेइंग रोल? आई डोंट थिंक इट कैन। ओके देखिए टर्की जैसा मुल्क भी कांट प्ले अ रोल, वो भी अपना सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। ठीक वो तो वो कहते हैं कि शायद हम उनकी बारी आएगी, पहले ईरान, फिर उनकी बारी आ जाएगी, फिर पाकिस्तान की बारी आ जाएगी। लोग तो वहां तक पहुंच गए। अगर अभी ईरान के अंदर क्या होने जा रहा है, दैट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। अगर वो ये रिजीम चेंज से कम नहीं सेटल करते तो देन माय सेंस इज दैट दिस वॉर विल कंटिन्यू ठीक and you will see American assistance to various opposition groups and also to secessionists because secession के तो कुर्द भी हैं, बलोच भी हैं, और लेफ्टिस्ट भी हैं, और छोटे मोटे एनक्लेव्स के अंदर भी आज़ादी की तंजीमें हैं वहाँ। तो अगर ईरान को उन्होंने फैसला ये किया कि रजीम चेंज भी करनी है और फिर पार्टीशन भी करना है ताकि ये खत्म ही हो जाए इतना बड़ा ईरान का जो इशू है और इसको घेर लिया जाए विद अदर स्टेट्स, तो उससे तो आपको बलूचिस्तान भी है, ईरानियन बलूचिस्तान, सिस्तान वाली बात भी है, फिर कुर्दों का इशू है और टर्की पागल हो जाएगा, इधर पाकिस्तान पागल हो जाएगा। मतलब है कि यू नो दीज आर ऑल थ्रेट्स दैट आर फेसिंग ईरान। एंड अगर ईरान स्प्लिंटर होता है तो फिर ये टर्की एंड पाकिस्तान कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड। और फिर ये कि अगर यहाँ आके रजा पहलवी जैसा बंदा एक अमेरिकन रजीम यहाँ आ जाती है तो देन आई एम अफ्रेड थिंग्स कैन गेट वेरी रफ फॉर द नेबरहुड। It can become a staging point for many things, जैसे शाह ईरान के ज़माने में था। जी सेठ साहब, आप बता रहे थे कि ईरान से मुतालिक पाकिस्तान से क्या कहा गया होगा और बहुत इम्पोर्टेंट कोई इसका पहलू आप बताने वाले थे। तो सबकी निगाहें इसलिए भी हैं कि ईरान से मुतालिक अमेरिका क्या चाह सकता है पाकिस्तान से? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए आपने एक बात देखी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें आई हैं अगेंस्ट इजराइल। हमारे अपने मिनिस्टर्स हैं और कुछ नून लीग के लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है। मेरा ख्याल है ये नोट की जा रही होगी बिकॉज और नोट इजराइल करता है और फिर आगे पास ऑन करता है कि ये ना हो कि ये जो आवाज़ें स्ट्रॉन्ग आ रही हैं ये कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे फॉर अमेरिका। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इस किस्म की भी हिदायत दी होगी इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे कि इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं उसकी ये जस्टिफिकेशंस हैं और हम आपको बता रहे हैं वी टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, नंबर वन। नंबर टू, हम तवक्को ज़्यादा नहीं करते कि हम आपसे कुछ इमदाद चाहते हैं, बट वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस वर्बल और अदरवाइज बिकॉज देन वील सी हमारे दोस्त कौन है और कौन नहीं है। अभी हमने फैसला नहीं किया मगर अगर हम करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। इस किस्म की बात की होगी टू गिव अ क्लियर इंडिकेशन टू द टू जनरल्स सिटिंग देयर कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इशारा यही होगा क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं। ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड पे है सेठी साहब और वो रज़ा पहलवी को निशाना बना रहे हैं जो वहाँ रजीम चेंज के मौजू उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है ईरान में? देखिए ये तो उसने नहीं कहा होगा कि हम रजीम चेंज के लिए जा रहे हैं मगर सबको पता है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि रजीम चेंज इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बगैर अमेरिका एंड इजराइल कैन नेवर रेस्ट अश्योर्ड कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा एंड सो ऑन। देखिए ना उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने रजीम चेंज हर जगह पे करा दिए। उन्होंने लिबिया में करा दिए, उन्होंने सीरिया में करा दिए ठीक, उन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर कराने की कोशिश की है, एलिमिनेट करने की कोशिश की है एंड सो ऑन। तो अब वो वक्त तो था कि अब ईरान में दे वांट रजीम चेंज इन ईरान बिकॉज उनका ख्याल था कि ईरान ये सब चीज़ों के पीछे है
and that was a fact. A proxies थी in many ways for Iran. तो इसलिए ईरान was the ultimate target. And I think अभी वो सब सबको, क्योंकि उनके बड़े असासे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, और अगर ईरान ने उन असासों को अटैक किया तो फिर और भी मसला बन जाएगा, बिकॉज वो सारे असासे जो है इनके मुस्लिम ममालिक में हैं. तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा अगर सऊदी अरेबिया या यूएई या कुवैत या बहरीन या कतर इन चीज़ों के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया, बिकॉज अमेरिकन एसेट्स हैं वहाँ. तो देन वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. हम कहाँ खड़े हैं फिर अगर सारे ये सबके ऊपर ईरान अटैक करता है और फिर काउंटर अटैक आती है, तो फिर वेयर आर वी, हम कहाँ स्टैंड. तो आपको याद होगा कि एक वक्त था जबकि एमबीएस ने हमसे इमदाद मांगी थी अगेंस्ट द हुथीज जी. उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी आखिरी स्टेजेस, और मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि सऊदी अरेबिया को हम ना नहीं कर सकते, मगर इमरान खान साहब बाहर बैठे हुए थे और उनका बड़ा सख्त प्रेशर था. ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन्वॉल्व हो जाएं, और पार्लियामेंट के अंदर काफी शोर पड़ा तो मियाँ साहब पीछे हट गए. और वो एमबीएस ने वो बात भूली नहीं. उसको ये भी याद था कि मियाँ साहब पीछे हट गए, ये भी याद था कि इमरान खान ने पीछे हटवाया था. तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना. और ये भी मैं आपको कह दूं कि नून लीग के जाती तौर पे जो शरीफ फैमिली के जो तल्लुकात थे पहली सऊदी रेजीम के साथ, उसके सब में तल्लुकात नहीं है इनके एमबीएस के साथ. वो पहले जो तल्लुकात थे विद द अर्लियर रेजीम, अर्लियर रूलिंग फैमिली, वो उस किस्म के नहीं है इधर. और इस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं और इश्यूज भी हैं. बहरहाल एनीवे, सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस किस्म की बातें हुई होंगी वहाँ, क्लियर इंडिकेशंस दी गई होंगी ट्रम्प साइड. अब हमने क्या कहा, मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसके साथ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते. हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी, कहीं रीअश्योरेंस दे दी होगी, और कहीं चुप कर गए होंगे सुन के, ताकि ये रिकॉर्ड पे ना आए. कोई ऐसी बातें भी होती है. बट एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न्ड, उसने जो भी पैगाम देना था वो दे दिया होगा. ये सारे जंग के जो थिएटर है, इसके अंदर आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स का शॉर्टेज है ना सब साइड्स में. यूक्रेन गवर्नमेंट के पास भी, सोवियत यूनियन में भी, पाकिस्तान में भी इतने नहीं है, और ईरान में भी. कल को ये हो सकता है ईरान टर्न्स टू पाकिस्तान से हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे या नहीं देंगे? देते हैं तो अमेरिका जो है उसको पता चल जाएगा आपने दिया है, तो फिर आसमान गिरने की इम्कान होगा आपके ऊपर. और अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान इसको कभी नहीं भूलेगा. तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं. यू विल बी पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वन वे और द अदर. तो अब क्या है कि आप इसराइल के खिलाफ तो बहुत बातें कर सकते हैं, मगर जब अमेरिका कोई एक्शन लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो छोटी मोटी आप बात कर सकते हैं अलॉन्ग विद द अदर्स, वो करेंगे, मगर इससे ज्यादा आप नहीं कर सके. ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मैं समझता हूँ दिस मीटिंग विल tilt the balance in the favor of President Trump, not in favor of Pakistan. मगर वो बात की बात है, अब देखना ये है कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में. बिकॉज ऑलवेज अमेरिका के साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अमेरिका जब काम अपना करवा लेता है तो उठ के चला जाता है. ये एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा आपके साथ हो चुका है. सो नाउ वी आर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. मगर अच्छी बात है कि एक मुलाकात हो गई है, कुछ क्लियर हो गई है बातें एंड सो ऑन. और सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ.